हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 11 अप्रैल की न्यूज़ से। देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहला है कस्टोडियल टॉर्चर और पुलिस रिफॉर्म्स में नीड है अभी फिलहाल के लिए। तो थार डेजर्ट, उसके अंदर अभी क्या चेंजेस है हमें देखेंगे अभी। यूनिक चेंजेस आ रहे हैं अभी इसमें। और डब्ल्यूएमओ जो है रिटायर कर रहा है 4 हरिकेन नेम्स। अभी ये क्या चीज़ है वो भी हम देखेंगे। तो पहला आता है कस्टोडियल टॉर्चर। आपने जय भीम मूवी देखा रहेगा, तो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा। जो कस्टोडियल टॉर्चर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है प्रूफ के लिए। पर कितना हद तक सही है गलत है, अभी ये रिपोर्ट देखेंगे हम। तो एक रिपोर्ट आ गया था, तो उन्होंने बोल दिया कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस चल रहा है, कि पुलिस में ही एक्सेप्टेंस है कि कस्टोडियल टॉर्चर होना चाहिए। अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस भी है रिफॉर्म्स के लिए, मतलब इंस्टीट्यूशन ही रिफॉर्म्स के लिए मना कर रहा है। और अभी अर्जेंट नीड है पुलिस रिफॉर्म्स को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ अपहोल्ड करने की। तो अभी अगर स्टेटस देखा जाए पुलिसिंग का, इंडिया रिपोर्ट 2025 का, तो ये किसने किया था? लोक नीति, सीएसडीएस और कॉमन कॉज, ये दोनों ने मिलकर ये पुलिसिंग का इंडिया इंडिया में पुलिसिंग कैसी है उसका रिपोर्ट 2025 का बनाया है इन्होंने। तो सैंपल के लिए उन्होंने 8,500 के आसपास, मतलब 8,276 पुलिस पर्सनल लिए अक्रॉस 17 स्टेट से। तो इनको क्या मिला इसमें से? अभी ये जो जो भी परसेंटेज आपको देखने मिल रहा है ना, तो ये इनमें से है, ठीक है। तो अभी तक इनको ये पता चला है कि सभी जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं वायलेंस को, मतलब थर्ड डिग्री वगैरह 63% सपोर्ट कर रहे हैं, सीरियस क्राइम्स को जैसे रेप मर्डर। और 30% सपोर्ट कर रहे हैं छोटे छोटे चोरियों के लिए भी। इवन टॉर्चर जस्टिफाई किया जाता है इंस्टीट्यूशन द्वारा। और 42% सपोर्ट कर रहे हैं टॉर्चर को टेरर केसेस में। और 28% हिस्ट्री शीटर्स के लिए, मतलब जो पहले कर कुछ समझो किसी ने चोरी करके हो गया रहेगा, तो फिर से अगर उसको पकड़ लिया तो फिर से वो टेरर टॉर्चर करते रहते हैं। फिर 25% जस्टिफाई करते मॉब जस्टिस को, मतलब अगर मॉब जस्टिस मतलब क्या, कि पब्लिक के पास अगर कोई क्रिमिनल जाता है तो उसको अगर मार भी गए, मार दी मार भी मार भी दिया गया, तो भी ये जस्टिफाई कर रहे हैं इसमें। और 22% सपोर्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। तो मतलब ये किलिंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोटोकॉल कंप्लायंस गैप्स भी है इसमें। 74% बिलीव करते हैं कि जो लीगल प्रोसीजर्स है वो फॉलो होने चाहिए, पर बस 41% रिपोर्ट जो है वो अरेस्ट प्रोटोकॉल्स में निभाते हैं। और केरला जो है लीड करता है 94% कंप्लायंस के साथ। फिर एम्बीवैलेंस है, दुविधा है अकाउंटेबिलिटी में, बस 39% सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपको इतना सब परसेंटेज वाइज याद करना है क्या? नहीं, बस एक रेफरेंस के लिए आप एक दो पॉइंट उठा सकते हो। मतलब एक 4 से 5 पॉइंट आपके हाथ में रेडी होने चाहिए, कि अगर कस्टोडियल डेथ्स के बारे में अगर कुछ भी आता है तो आपको एक ऐसा लिखना चाहिए कि ये रिपोर्ट है और इसमें 3 4 फाइंडिंग्स आ गए हैं। एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हो आप। परसेंटेज अगर याद रखा तो अच्छी बात है, पर नहीं रखा तो भी इतना कुछ इश्यू नहीं आएगा। ये पहले हम ओवरव्यू देखेंगे, फिर आपको जो अच्छे पॉइंट्स लग रहे हैं उसमें से उठा सकते हो आप। तो स्टेशन लेवल ऑफिसर्स ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी के लिए ओपन रहने चाहिए सीनियर से भी। ठीक है, सीनियर्स को कुछ आता पता तो रहता नहीं है, मतलब इन द सेंस कि वो ग्राउंड रियलिटी पे तो रहते नहीं। इंटरनल सपोर्ट रहना चाहिए रिफॉर्म्स के लिए। 79 सपोर्ट कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग के लिए। 75% विल कर रहे हैं कि भाई वायलेंस रिपोर्ट हो, प्रोटेक्टेड हो। 79% बैक कर एविडेंस बेस्ड इंटरोगेशन के लिए। लीगल सेफगार्ड वर्सेस रियलिटी, अभी आर्टिकल 21 और डीके बासु गाइडलाइंस रूटीनली वायलेट होते रहते हैं। और जीरो कन्विक्शन से कस्टोडियल डेथ्स के, मतलब 2018 से लेकर 22 तक अगर जितने भी कस्टोडियल डेथ्स हुए, तो उसमें कोई, मतलब जो भी कन्विक्ट है वो कन्विक्शन कर रही नहीं है। मतलब अगर कोई डेथ होती है तो उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। पहले हाथ में वो रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे समझेगा कि कुछ हुआ है। और एनएचआरसी भी पावर जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो भी वीक है। मतलब इतना अच्छे कैसे वो इतना उठाते नहीं है इशू। टूथलेस टाइगर बोलते हैं इसे। पुअर मेडिकल चेक्स होते हैं। इनएक्टिव मैजिस्ट्रेट्स है, ज़्यादा एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते। अभी पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नीडेड है, तो अभी ये तो था इसमें ही। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है मैन पावर शॉर्टेज और ओवर बर्डनिंग। देखो, पुलिस और पॉपुलेशन रेशो अगर यूएन के नॉर्म से देखा जाए तो 222 पर 1 लाख के पीछे होना चाहिए। पर हमारा कितना है देखो, 155.78, मतलब 155 पकड़ के चलिए। 1 लाख के पीछे 150 के आसपास ही है। और 222 होना चाहिए, मतलब और 70 के आसपास इनको और फिल होने चाहिए। और वेस्ट बंगाल में तो 39% है, और मिजोरम में 35% सीवियर वैकेंसीज है, मतलब इतने वैकेंसीज है अभी भी। और इसके वजह से फिर प्रॉब्लम क्या आता है, जो जो पहले से सिलेक्टेड जो पुलिस ऑफिसर्स है, तो इनके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। और उसके वजह से इनको 16 से 18 घंटे की आवर शिफ्ट करनी पड़ती है। और अभी तक 83% रिपोर्ट में पाया गया है कि सब जो भी, अगर 100 में से 83% जो लोग हैं,
83 लोग, तो उनको हाई स्ट्रेस की मतलब हाई स्ट्रेस रहता ही रहता है इनको। ये हुआ पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है और अकाउंटेबिलिटी गैप्स रहते हैं। अभी 72% जो दिल्ली पुलिस है वो फेस कर रहे पॉलिटिकल प्रेशर। अभी देखो, पुलिस जो है वो सेंटर की है। सेंटर की है कि स्टेट की है? चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पुलिस, यस, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक प्रॉपर्टी का ऐसा कुछ तो है। तीन जो इश्यूज है वो सेंटर के पास है कि स्टेट्स के पास है, मुझे बताना। ठीक है, तो ये फेस कर रही है। अभी ये फेस कर रही है मतलब क्या हो रहा है? तो ये मिसयूज कर रहे हैं लॉज का डिसेंट सपरेशन के लिए। मतलब प्रोटेस्ट वगैरह कुछ भी आ गया तो एक्सेसिव फोर्स लगा रहे हैं। इवन कस्टोडियल डेथ्स भी बढ़ने लग गए हैं। उसमें भी डीप रूटेड इश्यूज है। अभी 669 कस्टोडियल डेथ्स हुए 2017 से लेकर 22 तक। अभी ट्रेनिंग डेफिसिट्स है इसमें, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटडेटेड ट्रेनिंग मॉडल्स है। अभी कब का ये 67 65 के ये ट्रेनिंग मॉडल चला रहे हैं अभी भी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं है, मतलब 0.33, मतलब एक भी नहीं है, 0.33 है 1 लाख के पीछे। और ग्लोबली अगर देख रहे तो 20 से 50 रहते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स 1 लाख के पीछे। वीक ट्रेनिंग होता है, जेंडर सेंसिटिविटी नहीं रहती है। मतलब अगर लड़का है लड़की है वो देखते ही नहीं, सीधा साइबर क्राइम और ये होते ही रहता है। फिर आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है इनमें। एक कंप्यूटर है 11 पुलिस पर्सनल में, तो एक कंप्यूटर 11 लोग चला रहे। इतनी बुरी हालत है। मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग भी अभी भी कॉमन है, मतलब अभी भी कागज लेके वो चलते आ रहा है अभी तक। इवन जुने जो वेपन्स है वो भी लिमिटेड, और डिजिटल केस ट्रैकिंग भी बहुत लिमिटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, ट्रेनिंग डिफिसिट है, अकाउंटेबिलिटी गैप से, मैन पावर शॉर्टेज है, जेंडर और ट्रस्ट डेफिसिट है। बस 11% ही पुलिस पर्सनल जो है वुमेन है। अभी भी ट्रस्ट नहीं है दलित माइनॉरिटीज और वुमेन में। लिमिटेड सक्सेस है कम्युनिटी पुलिसिंग एफर्ट्स में। तो ये सब प्रॉब्लम्स थे, इसलिए पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। अभी क्या क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए? तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब क्या? 2 ईयर फिक्स टेन्योर होना चाहिए एज पर प्रकाश सिंह केस, तो ठीक है 2 साल का ही इन्होंने रखना चाहिए। मतलब जो बड़े बड़े हायर रैंक्स पर रहते हैं, ये नहीं दिखा उन्होंने, पर दो दो 2 साल का एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए। मतलब अगर ज्यादा साल रहे ना वो, तो उनको एक आइडिया लग जाता है कि भाई किधर से क्या क्या चल रहा है। और चांसेस है कि ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उसमें। एम्पावर करना चाहिए इम्प्लीमेंट और स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को, मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। और सीसीटीवी, फॉरेंसिक लैब, ड्रोन, जीपीएस व्हीकल्स वगैरह इंस्टॉल इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें। एआई बेस्ड सर्वेलेंस और क्राइम एनालिटिक्स होना चाहिए। प्रोफेशनलाइजेशन, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ। मैलीमत कमेटी का ये रिकमेंडेशन है। ये देखो, ये जो मेन मेन कमीशन के जो है, प्रकाश सिंह केस, मैलीमत कमेटी, ऐसे 3 4 जो पॉइंट्स है वो आपके हाथ में रेडी ही होने चाहिए। अगर पुलिस रिफॉर्म्स आता है सीधा ये 4 5 पॉइंट आपको, रिफॉर्म्स में क्या है, प्रॉब्लम्स में क्या है, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए और कंक्लूजन। तो ये ऐसे पॉइंट्स आपके हाथ में रहने चाहिए, ठीक है। ट्रेन इन फॉरेंसिक, साइबर क्राइम, सॉफ्ट स्किल, फिर पुलिस ट्रेनिंग एडवाइजरी काउंसिल बनाना चाहिए। फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट होना चाहिए, जैसे जन मैत्री है केरला की और मोहल्ला कमिटीज है महाराष्ट्र के। तो ऐसा स्केल अप करना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट को डिप्लॉय करना चाहिए। सोशल वर्कर्स पुलिस स्टेशन में होने चाहिए। एंकरेज करना चाहिए पब्लिक पुलिस डायलॉग्स। देखो, पब्लिक और पुलिस के बीच में बहुत मतलब ऐसा एक वाइड गैप है। ऐसा एक डर का माहौल है, अगर पुलिस स्टेशन आप जाओगे तो आपका ही नुकसान है, ऐसा एक बोल सकते हैं कि एक ये हो गया है। अगर आप पुलिस प्रोटेक्शन की भी बात की जाए तो फिर वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। उल्टा, और सब उल्टा आपको ही ऐसा जिम्मेदार ठहराता है ये। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले से ही चल रहा है ये। तो एक थोड़ा सा इंकरेज कर दिया कि पब्लिक और पुलिस में ऐसा कुछ, भाई पुलिस जो है हमारे सुरक्षा के लिए बनाई गई है। तो ये अगर इतना भरोसा दिला गया। इवन अभी रिकॉर्डिंग भी, अभी जो पुणे के कमिश्नर है, तो उन्होंने अभी ये भी बोल दिया है कि जो भी आपको लगता है कि कोई ऑफिसर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आप सीधी तरह मोबाइल निकालिए और रिकॉर्ड करिएगा। ठीक है, उस पर स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लिया जाएगा। फिर जेंडर रिफॉर्म्स भी बढ़ाना चाहिए, जैसे 33% रिजर्वेशन होना चाहिए वुमेन के लिए। ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन भी करने चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। मैंडेटरी जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। जुडिशियल कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। एफआईआर जो है डिजिटाइज होना चाहिए, इंटीग्रेट होने चाहिए विथ ई कोड्स, और फास्ट ट्रैक अंडर ट्रायल्स भी होने चाहिए। देखो, अंडर ट्रायल्स में प्रॉब्लम क्या होता है? आप बस आपको पकड़ा जाता है, अभी तक ट्रायल हुआ नहीं है, आपको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया है, पर आप बस जेल की सजा काट रहे हो। ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं अभी भी। अभी 5 5 10 10 साल से लोग जेल में हैं, अभी तक उनको पता भी नहीं उनका गुनाह क्या है। इसलिए जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक अगर अंडर ट्रायल्स हो गए तो अच्छी बात है। इस पर भी एक अलग इशू हम बनाएंगे बाद में। और प्ली बार्गेनिंग भी प्रमोट करना चाहिए। तो एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बनाया है मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो डिस्कस करना है आपको, रीजंस और सजेस्ट करना है पुलिस रिफॉर्म्स और कैसे एड्रेस करेंगे ये इशू को। 250 वर्ड्स में। पेपर 2 में आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, ठीक है। अभी ये देखो, थार डेजर्ट आपको पता है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में है, ये इतना बड़ा है थार डेजर्ट। तो ये अभी ग्रीन होने लग गया है, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है, हम देखेंगे। अभी एक नया स्टडी रिपोर्ट सामने आया है कि जो थार है, थार मतलब वो थार रॉक्स वाली थार नहीं है, ठीक है, ये गाड़ी नहीं है, ये डेजर्ट है। 38% एनुअल इंक्रीज बढ़ गया है ग्रीनिंग में।
पिछले 20 सालों में, ठीक है। इसमें इसका मेन रीजन है मानसून रेनफॉल बहुत ज्यादा होने लग गया है, और एग्रीकल्चर का भी एक्सपेंशन बढ़ गया है इसमें। तो लोकेशन की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, साउथ साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान में है, और एरिया देखा जाए तो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक है। और कौन से स्टेट्स आते हैं इसमें? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। और पाकिस्तानी प्रोविंस में सिंध और पंजाब। ज्योग्राफी और क्लाइमेट की बात की जाए तो बॉर्डर के बाद, मतलब बॉर्डर मतलब क्या 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 आजू बाजू है इसके? तो वेस्ट में इंडस रिवर है, नॉर्थ में पंजाब प्लेन है, साउथ ईस्ट में अरावली रेंज है, और रन ऑफ कच्छ है साउथ में। क्लाइमेट अगर बात की जाए तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, हाई प्रेशर रहता है इसमें, ड्राई सबसाइडिंग एयर है, और लो रेनफॉल रहता है जनरली। और अभी बढ़ने लग गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर सॉइल टाइप्स की बात की जाए तो डेजर्टिक सॉइल है, कोर्स, वेल ड्रेन्ड, कैल्सीरियस, मतलब कंकड़ वगैरह टाइप में आता है ये। और रेड डेजर्टिक, सीरोजोम, लिथोजोल, रेगोसल्स, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। सुटेबिलिटी अगर देखा जाए तो लिमिटेड है, पर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर पोटेंशियल है, क्योंकि इरिगेशन और रेनफॉल होने लग गया है। पहले तो इतना नहीं था कि भाई एग्रीकल्चर कर सके, क्योंकि पानी नहीं तो कैसे करेंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी आने लग गया है, तो हो सकता है कि इरिगेशन चले। और बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो अभी फौना मतलब क्या? एनिमल्स कौन से? तो चिंकारा, इसको बोला जाता है इंडियन गजेल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि स्टेट एनिमल है राजस्थान का। और नीलगाय, ब्लू बुल बोला जाता है, और ब्लैक बक, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है इसमें? तो डेजर्ट नेशनल पार्क है इसमें। ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वो आप देख सकते हैं कि 2018 या 19 में पूछा था। मिनरल वेल्थ, लिग्नाइट कोल है इसमें, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व है इधर। जिप्सम है, सॉल्ट लेक्स है, अमॉन्ग वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व है, मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व नहीं है, उसमें से एक बड़ा है, वर्ल्ड का मेरे हिसाब से टॉप 10 में आ जाता है इसमें। सॉल्ट लेक्स भी है इसमें, सांबर और कच्चमान। और कॉजेज क्या है ग्रीनिंग के? तो पहली बात तो सबसे ज्यादा कि रेनफॉल बढ़ गया है उस एरिया में, और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी हो रहा है इरिगेशन की वजह से, इंदिरा गांधी कनाल है। और वेजिटेशन ग्रोथ भी, अफॉरेस्टेशन बढ़ने लग गया है पास्चर डेवलपमेंट में। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा अगर ये ग्रीनरी आ गई? तो एक तो है कि लाइवलीहुड ऑप्शंस बढ़ सकते हैं लोकल्स के लिए, कि वहां पर रहने लायक हो सकता है। और डेजर्ट चेंजेस हो सकते हैं, डेजर्ट के इकोसिस्टम में चेंजेस मिल सकते हैं। और एक चांसेस है कि पोटेंशियल इन्वेजिव स्पीसीज का रिस्क है, मतलब ऐसी जो स्पीसीज जहाँ वहां पाई नहीं जाती, पर वहां आके वो दहशत कर सकती है, वो आके जो एनवायरनमेंट है वो खराब कर सकती है। वो उसको बोला जाता है पोटें इन्वेजिव स्पीसीज। हाइड्रोलॉजिकल शिफ्ट आ सकते हैं इसमें, मतलब ज्यादा से ज्यादा बारिश आ सकती है, इंपैक्ट हो सकता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर, मतलब नीचे का जो पानी का स्तर है वो बढ़ जाएगा। और इम्पैक्ट पड़ सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर, क्योंकि उसको ऐसे अचानक से, अभी तो ये था डेजर्ट था, और अभी अचानक झाड़ लग गए, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है इनके ऊपर, ये बर्ड्स के ऊपर। अभी आपके लिए क्वेश्चन है, ये ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की, इसका जो आंसर है टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। अभी हम देखते हैं वर्ल्ड एमओ ने, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिटायर किए हैं 4 हरिकेन नेम्स। अब ये कौन से? तो पहला है बेरिल, हेलेन, मिल्टन और जॉन। बेरिल, हेलेन, मिल्टन और जॉन, इधर किधर तो था, जॉन निकल गया, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब ये रिटायर मतलब क्या? ये बूढ़े हो गए क्या? साइक्लोन कब से बूढ़े होने लगे, या फिर हरिकेन? तो इन्होंने जो लिस्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है इन्होंने चारों ने, तो इसकी वजह से इनको रिटायर कर दिया है। अभी हरिकेन बेरिल और ये सब कहाँ है हम देखेंगे अभी। तो इसको अर्लीस्ट में कैटेगरी 5 हरिकेन एवर रिकॉर्डेड बोला गया है, 157 माइल्स पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड थी इसकी। और एक कैरिबियन में हुआ। हरिकेन बेरिल कहाँ पर है? कैरिबियन में। हरिकेन हेलेन और मिल्टन यूएसए में आए। और हरिकेन जॉन जो है वो मेक्सिको में थे, और इसका रिप्लेसमेंट चूज किया गया है वर्ल्ड एमोने द्वारा। ब्रायना हॉली मिगेल अटलांटिक में है, और जेक ईस्टर्न पैसिफिक में। तो इसका रिप्लेसमेंट के नाम ये दिए हैं। अभी हरिकेन के नेम कैसे काम करते हैं? तो अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक में जनरली जो है वो रियूज किए जाते हैं हर 6 साल में, ठीक है। अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक बेसिन में। और रिटायर किए जाते हैं अगर कोई स्टॉर्म बहुत डेडली या डिस्ट्रक्टिव रहा, फिर से वो नाम देंगे तो चांसेस है कि वो अभी, ऑब्वियसली अगर कोई चीज बहुत दहशत करके गई है, जैसे कि हिटलर, अभी किसी का नाम हिटलर कोई कोई क्यों रखेगा? उपाधि दे सकते कि भाई हिटलर है, ये हिटलर दीदी है, या हिटलर जो भी रहेगा, पर नाम कोई रखेगा नहीं हिटलर, समझ रहे हो? वो नाम में ही दहशत है। तो वैसे ही रिटायर किया जाता है ये, भाई ये नाम फिर से नहीं लेंगे हम, मतलब रिपीट करते हैं। कहाँ पर? अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक में। अगर साइक्लोन नेमिंग की बात की जाए इंडिया में, तो ये हम कभी यूज ही नहीं करते, एक बार नाम दे दिया वो नाम फिर से हम यूज ही नहीं करते, ये याद रखिएगा। और हम फाइनलाइज कब करते हैं? जब विंड की जो स्पीड है वो 34 नॉट्स के ऊपर गई। और ये डिसाइड कौन करता है? तो आईएमडी डिसाइड करती है। उसके साथ साथ 30 लिटरल कंट्रीज मतलब क्या? जो इंडियन ओशन को लग के जो कंट्रीज है वो है। अब इसमें कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व रहते हैं इंडियन ओशन साइक्लोनिंग साइक्लोन के नेमिंग में? तो ये 12 और इंडिया 13, टोटल 13 कंट्रीज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम। बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, पढ़ सकते हो। अभी ये क्वेश्चन है हरिकेन रिटायरमेंट के बारे में, कौन सा सही है इसमें बताना है आपको। तो ठीक है, उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कैसा था क्या था। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।